दिस इज डॉक्टर अमित त्रिपाठी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच एंड प्रोसेस। इसका कुछ पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, और ये शुरुआत करने आज जा रहा हूँ आज इस चैप्टर की। एपिडेमियोलॉजी की भी हम आपको बता चुके थे कि एक पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर स्टेट में हम पर्टिकुलर जाके जो साइंटिस्ट हैं वो डिसीज़ को 3 पैरामीटर में डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स को हम जाके पर्टिकुलर देखते हैं, फिर उसकी स्टडी को हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं दूसरी उस पॉपुलेशन में जहाँ की वो डिसीज़ नहीं है, ताकि वो लोग डिसीज़ वहाँ हो ना पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट। पहले बता चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ प्लेस पर्सन प्लेस और थिंग्स के पर्सन प्लेस और टाइम पर्सन एंड प्लेस के हिसाब से मैं बता चुका हूँ, और डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से कारक हैं डिसीज़ को फैलाने के लिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द रेज एंड फॉल ऑफ द डिसीज़ की रेज एंड फॉल, डिसीज़ कब बढ़ रही है और कब घट रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब उसको समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कम्युनिटी डायग्नोसिस, कम्युनिटी में पूरी कम्युनिटी के बारे में डायग्नोसिस बनाने के, इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ रहे हैं, ना कि एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, फिर सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन। सिंड्रोम होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ डिसीजेस। ठीक है, एक साथ बहुत सारी डिसीज़ किसी को हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं और ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। कंप्लीटिंग द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द डिसीज़। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम का मतलब है एक डिसीज़ के बारे में सारी क्लिनिकल जानकारी, कब होती है, कैसे होती है, किसको होती है, कहाँ फैलती है, सारी पूरी जानकारी को बनाने में, एक पूरा स्पेक्ट्रम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सर्चिंग द रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज। रिस्क फैक्टर पता करने के लिए किस किस कारण से डिसीज़ फैल रही है, कौन कॉज है उसके। एंड प्लानिंग इवोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। प्लानिंग इवोल्यूशन मतलब हम किस तरीके से लोगों को बचा सकते हैं, बचाने के बाद हम उनको बताया कि जैसे हमने बताया हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, तो इन्हें इवेल्युएट करना वो प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उपयोग होता है। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। इसके बाद फिर है एपिडेमियोलॉजी, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसीज़, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है डील्स। कॉन्सेप्ट क्या है? एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स एंड इवेंट इन द पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड, वही सीधी सी बात है कि जो बीमारियां कहाँ हो रही हैं, कि उनकी एक हेल्थ रिलेटेड स्टेट क्या, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हेल्थ के बारे में पूरी डिटेल का पता करना, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों के रोग से निवारण करना। ईपी मतलब अपॉन, किन के ऊपर ये स्टडी होनी। ईपी मतलब अपॉन के ऊपर, डेमो मतलब पीपल या पॉपुलेशन के ऊपर ये स्टडी करना। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशन दी गई है, 50 डेफिनेशन हैं, सबका मेन मतलब वही है। एपिडेमियोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीज एज अ मास फिनोमेना, मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में एक साथ स्टडी करना, नॉट ए इंडिविजुअल। ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज फ्रिक्वेंसी इन मैन, डिसीज़ की फ्रिक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता करना। ठीक है, सब बता चुका हूँ मैं, आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपकी सारी टर्मिनोलॉजी पता होंगी। मैं पहले ही कह चुका था, मैं बहुत बड़ा ओवरव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ इस चैप्टर के बारे में, उससे सारा आप अगर एक बार वहाँ पढ़ लेंगे तो सब समझ में आए। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से कारक हैं डिसीज़ को फैलाने के लिए, सब कुछ बता चुका हूँ। फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी होती है कितनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है, कितनी नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। एपिडेमियोलॉजी हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ द आउट द डिसीज एंड हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन द वेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये क्या बनाती है? मैपिंग द डिसीज़, एक डिसीज़ का मैप बनाते हैं पर्टिकुलर एक एरिया में, किसके आस्पेक्ट में? टाइम, प्लेस एंड पर्सन, किन लोगों को ये डिसीज़ हो रही है, पर्सन किन लोगों को हो रही है। ठीक है, किस प्लेस में हो रही है और किन टाइम पे हो रही है। टाइम का भी मैंने बताया था, सीजनल भी हो सकती है। बहुत लंबा डिटेल में इसका ऑलरेडी ओवरव्यू दे चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी से बता रहा हूँ आपको। ये मैप आउट बनाना मतलब एक पूरा एरिया का मैप बनाना, ग्राफ्स बना के पूरा उसके बारे में बताना, सब ग्रुप में, पर्टिकुलर एक एक एरिया के जाके ग्रुप में ग्रुप बनाना, बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, या मेल फीमेल, इस तरीके से सब ग्रुप में पूरा डिटेल बनाना, किन किन लोगों को हो रही, क्या क्या वो है। दिस इज़ मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ रेट एंड प्रोपोर्शन, किसके उसमें मेज़र की जाएगी? रेट और प्रोपोर्शन। नेक्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ें आएंगी, रेट क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, सब चीज़ें उसमें नेक्स्ट उसमें आएंगी, तब मैं उसको और डिटेल में बता दूँगा। फॉर एग्जांपल प्रिवलेंस रेट,
कितनी प्रेवलेंस है ऑलरेडी बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ केसेस को प्रेवलेंस कहते हैं। अटैक रेट, ठीक है, किन किन को लोग डिसीज़ को कित कित लोगों को अटैक किया है। अटैक मतलब सारे लोग एक्सपोज हुए हैं, लेकिन जो लोग बीमार पड़े हैं उन्हें अटैक कहते हैं। उनमें से जैसे मान लीजिए 100 लोग एक जगह रहे, उनमें से 100 लोगों को एक्सपोज हुए, लेकिन उनमें से केवल 10 लोग बीमार पड़े, तो 10/100 अटैक रेट हो जाएगी। प्रपोर्शन ऑफ कैरेक्ट अमॉन्ग द कॉजेज ऑफ द ब्लाइंडनेस, मतलब ये कैटरैक्ट, प्रपोर्शन ऑफ कैटरैक्ट अमॉन्ग द कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, ये सब चीज़ें जैसे प्रपोर्शन बना दिया कि कितने लोग ब्लाइंड हुए, कितने, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में अपन को मिलेगी। डेमोग्राफी वाली में फ्रीक्वेंसी सब उसमें दिया गया है। This helps in comparison of the health problems between the different population and populations or subgroups of the population। ये कंपैरिजन करना डिफरेंट पॉपुलेशन में, मतलब रूरल की पॉपुलेशन का डिफरेंस देखना कि कौन कौन लोग बीमार पड़ रहे हैं अर्बन की अपेक्षा, किनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। पर्टिकुलर सब ग्रुप में कि चाइल्ड है उसका सब ग्रुप में डिवाइड करना है, जैसे मेल फीमेल हो गया, बच्चों में भी एज ग्रुप हो गई, इस तरीके से सब में वो पता करना कि डिसीज़ किस किस को हो रही है। Measuring frequency of the health problems in the same population over a period of the time can give a picture about the changing trends in the occurrence of the health problem। कहने का मतलब है बहुत लंबे समय तक हम प्रॉपरली हेल्थ प्रॉब्लम्स को लोगों की एक सेम पॉपुलेशन में ऑब्जर्व करते रहते हैं और वहाँ की बहुत लंबे समय तक देखते रहते हैं, तो हमें एक पूरी पिक्चर पता चल जाती है चेंजिंग ट्रेंड्स, किस किस समय पे कौन कौन सी मतलब चेंज आ रहे हैं उस बीमारी में। जैसे हमारी कोरोना को ही ले लें कि जो पर्टिकुलर हमने बताया था 2 सीजन जहाँ चेंज होते थे, पहले हमें वायरल इन्फेक्शन होता था जिसको हम नॉर्मली जुकाम कहते थे, अब वहाँ उस वायरल की जगह जो नॉर्मली वायरस होता था उसकी जगह कोरोना वायरस ने ले लिया। तो हम देखेंगे पूरी ओवर द पिक्चर कि लंबे समय तक देखेंगे अरे ये लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसमें चेंज ये आया है, इस समय पे ये होगा, तो हम उसको बचा सकते हैं। पता करने के बाद लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम को उसको बता सकते हैं कि ये इसलिए हुआ था, अगली बार इस समय पे आएगा, आप इस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, अब एम एंड यूज़ ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का क्या एम है? टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसीज़ एंड डिसीज़ प्रॉब्लम इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ये बताती है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रूरल एरिया में हो रहा है पॉपुलेशन, मैग्नीट्यूड कितनी ज़्यादा तादाद में हेल्थ रिलेटेड मतलब क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और पर्टिकुलर इन पॉपुलेशन में। ठीक है, टू आइडेंटिफाई इटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के बारे में पता करती है। मैं इसको बता चुका हूँ आपको एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव स्टडी में, एक हेड पंप का उदाहरण देती कि उनने फाइंड आउट कर लिया था कि रिस्क फैक्टर क्या था, उनके हिसाब से रिस्क फैक्टर हेड पंप था उसके आसपास के सराउंडिंग, इसलिए उन्हें हेड पंप का वो हैंडल अलग कर दिया था। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव स्टडी से रिस्क फैक्टर पता चलते हैं जहाँ उनको करते हैं तो क्लू निकलते हैं। इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिसीज़, ठीक है, रिस्क फैक्टर की पता करते हैं डिसीज़ की पैथोजेनेसिस में। ठीक है, to provide the data essential to planning, implementation, evaluation of the service and preventing, control and treatment of the disease and to setting up the priority among the those services। कहने का मतलब है पूरी बारी चीज़ें पता है, हमने प्लानिंग की पहले और फिर इम्प्लीमेंट किया कुछ भी, जैसे हमने कहा भाई हैंड हाइजीन टेक्निक्स करनी है, सैनिटाइजर सब जगह सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर देखते हैं कि लोग हैंड हाइजीन प्रॉपर कर रहे हैं, लोगों को प्रिवेंट करना, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद लोग प्रिवेंट हो, उससे कंट्रोल हो डिसीज़, और ट्रीटमेंट अगर कोई बीमार पड़ भी जाता है तो उनका ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़ ट्रीटमेंट दें। और फिर इसमें भी क्या है कि प्रायोरिटाइज़ करना कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज हम पहले दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4-5 सर्विसेज एक साथ दे दी, जैसे हमने कहा भाई छोटी जगह पे हम RT-PCR भी पहुंचा देंगे, लेकिन फिजिबल नहीं है, हम केवल सबसे पहले बचाव के लिए क्या करेंगे, हैंड सैनिटाइजेशन और एजुकेट करेंगे ताकि वो हो जाए, और किट वगैरह भेज देंगे, टेस्ट किट वगैरह जो होती हैं एंटीजन किट वगैरह कि भाई आप देख लीजिएगा, क्योंकि RT-PCR वगैरह नहीं पहुंच सकता है वो, तो प्रायोरिटाइज़ करना है। सबसे पहले तो बचाव के लिए हैंड हाइजीन वगैरह की सैनिटाइजेशन भेजना है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी एम टू रिड्यूस द ह्यूमन सफरिंग की मतलब लोग कम सफ़र करें, कम बीमार पड़ें फ्रॉम द डिसीज़ से बचाव के लिए, और हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय हेल्पिंग द एंड इन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है लोगों को कि भाई 2 गज की दूरी बना के रखनी है, ऐसे छींकने से फैलता है, ये सब कुछ उन्हें बताना है ताकि उनको वो हेल्प कर सके। ठीक है, इटियोलॉजिकल एजेंट कौन पॉजिटिव एजेंट है उसके बारे में बताना है। ऑल्सो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, नेचुरल हिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब वो पर्टिकुलर शरीर के अंदर जाता है फिर डिसीज़ पैदा करता है, प्री पैथोजेनेसिस और पैथोजेनेसिस स्टेज पिछले चैप्टर में याद आ गया हो, नहीं आया हो तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम समय मिल पाता है। ठीक है, और अभी स्पीड अप करने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इन चैप्टर्स में। न्यूट्रिशन से लेके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ब्लॉक है बहुत आसान है, एक दिन में या दो दिन में एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू J.M. मैरिस, एंड ये साइंटिस्ट का नाम है, मॉरिस है, स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, सेम बात बता रहे हैं, डिसेबिलिटी एंड इंजरी ऑफ डेथ, सब वही है कि नेचुरल हिस्ट्री देखें, फिर उसके बाद बीमारी के कारण डिसेबिलिटी ना बन जाए, कोई इंजरी और डेथ की तरफ ना चली जाए, कोरोना वायरस पूरा फैलता चला गया, लोग डिसेबल हो गए और डेथ की तरफ चले गए। मेक द कम्युनिटी डायग्नोसिस, पहले बता चुका हूँ। असिस्ट द इटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर ऑफ द डिसीज इन द पॉपुलेशन, असिस्ट एंड एवेल्यूएशन, कंडक्ट द रिसर्च फॉर द ट्रू हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम के बारे में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, एपिडेमियोलॉजी का ये भी एक काम है। कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर, पूरी बारे में बता देना। क्लिनिकल पिक्चर मतलब हर एक उसके एस्पेक्ट, कब फैलेगा, कैसे फैलेगा, कितने लोगों को होगा, किस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पूरी क्लिनिकल पिक्चर एपिडेमियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। आइडेंटिफाई सिंड्रोम बता चुका हूँ पहली वाली स्लाइड में। सर्च फॉर कॉजेज ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, कॉजेज पता करना, हेल्थ की मतलब प्रिवेंशन कैसे कर सकें हेल्थ का, और डिसीज़ किस तरीके से फैलती है ताकि उसके लिए बचाव कर सकें। स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, डिसेबिलिटी, इंजुरी एंड डेथ, सेम चीज़ें चलती चली आ रही हैं, बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं हम। हेल्प टू स्टडी द रेज एंड फॉल ऑफ द डिसीज़ एंड चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, सीधी सी बात है, डिसीज़ का रेज कब बढ़ रही है, कब घट रही है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो उनके जो लक्षण हैं वो किस तरीके से बदल रहे हैं। ऑकरेंस ऑफ डिसीज़ इन द कम्युनिटी इन नेवर स्टैटिक्स, एक डिसीज़ की जो कि कम्युनिटी में ऑकरेंस है, मतलब उसकी ऑकरेंस मतलब प्रेजेंस मान लीजिएगा, वो कभी एक स्टैटिक नहीं रह सकती, एक स्थिर नहीं रह सकती, वो हमेशा बदलती रहेगी। कभी कोरोना ज़्यादा हो रहा है, कभी कोरोना कम हो रहा है, एक फिक्स थोड़ा ना कि इतने लाख पेशेंट हैं ही, आज जैसे मान लीजिए 20,000 भी नहीं है तो 2 लाख भी पहुँचे, 4 लाख भी पहुँचे, इस तरीके से। एपिडेमियोलॉजी हैज़ द played a major role in understanding of the occurrence of the newer disease and control of the other disease, newer disease के में एक एपिडेमियोलॉजी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनको समझने में, ऑकरेंस ऑफ न्यूअर डिसीज़ की, न्यू डिसीज़ की, और कंट्रोल ऑफ द डिसीज़ और उसकी कंट्रोलिंग के लिए, मतलब कोरोना आया था उसके बारे में बहुत अच्छा सामने समझा और उसको कंट्रोल किया, सेम चीज़ है। चलिए अब देखिएगा ये नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। मेक कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाना, कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी डायग्नोसिस रिफर टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम लोगों के बारे में पता करना, रिलेटेड फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वहाँ पे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, एंड देयर क्वान्टिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन, उनकी और फैक्टर्स की कितनी तादाद है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, जो फैक्टर्स हैं वो कितनी तादाद में वहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। दिस इज़ डन बाय द मेजरिंग ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डायमेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इल हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड मॉर्टेलिटी। ये तब पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, कम्युनिटी डायग्नोसिस तब कब बनेगा ये ऊपर वाली लाइन का, जब हम पर्टिकुलर वहाँ जाके उनकी उस एरिया में जाके डायमेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, हमने बता चुके थे, वो सारे डायमेंशंस चेक करें, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इल हेल्थ मतलब बुरे जो जिनके स्वास्थ्य खराब हुए हैं या बीमार व्यक्तियों की हेल्थ के बारे में पता करें, ठीक है। जैसे कि हेल्थ की किससे पता चल सकती है, इंसिडेंस मतलब न्यू पेशेंट, प्रेवलेंस मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट, एंड मॉर्टेलिटी जो मृत्यु हो गई है। इन तीनों फैक्टर्स को देख के हम वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है डिसीज़ का, डिसीज़ किस लेवल में है। बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, मतलब स्थिति ख़राब है, और ये हम डिसीज़ को जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से समझ सकते हैं। Epidemiology also help to understand the factors such as social, cultural, environmental condition contributing to the distribution and occurrence of the health problem। ये सीधी सी बात है, ये ऑल सोशल मतलब लोगों की क्या उस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में लोग कहते हैं अरे हमें कछु नहीं भाव, हम तो बड़े खान पियन रहते हैं, हमें नहीं कोरोना होने। कल्चर उस पर्टिकुलर एरिया में पता चल रहा कि हाथ धोने की परंपरा ही नहीं है, कई फॉरेन कंट्रीज़ में कल्चर था हाथ मिलाने की, उससे ही हाथ मिलाने से फैल रहा था, तो उन्हें ही बोला गया अगर कुछ कहना है तो हाँ आप नमस्ते करें, उस समय नमस्ते का प्रचलन बहुत चला था। और एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल पर्टिकुलर वहाँ का प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक। इसके बाद असेस रिस्क फैक्टर का असेसमेंट, सीधी सी बात है कैसे करेंगे, असेस रिस्क फैक्टर ऑफ द डिसीज इन द पॉपुलेशन। इन एडिशन टू द कॉजुअल एजेंट देयर आर सेवरल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ फॉर ऑकरेंस ऑफ द डिसीज़। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसीज़ की ऑकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पुअर हेल्थ, कोरोना की ले लें, पुअर हेल्थ हाइजीन है, और पर्टिकुलर जो कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कैजुअल एजेंट एंड may only come across
फैक्टर्स एसोसिएट विद द डिसीज इन द कम्युनिटी। बहुत मतलब पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जो कि बहुत समय के बाद और ये पता चलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स उस डिसीज़ के लिए पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच सच एज हेल्थ रिस्क अप्रेजल, हेल्थ स्क्रीनिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन, डिसीज असेसमेंट एंड रैपिड सर्वे एक्ट आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव। मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन करो, स्क्रीनिंग करो लोगों की, डिसीज़ को असेस करो, डिसीज़ का फैल रही कैसे फैल रही है, और रैपिड सर्वे वगैरह करो, तब हम उसके बारे में पता कर पाते हैं पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में। अब ये लास्ट 2 स्लाइड बची हुई हैं, जल्दी से इनको फिनिश करते हैं। असेस, एवेल्यूएट एंड कंडक्ट द रिसर्च ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स। ये इसका एपिडेमियोलॉजी स्टडी का ये भी उपयोग है, हेल्थ प्रोग्राम के को असेस करना, एवेल्यूएट करना कि वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। किसी भी एक चीज़ उसको ले लीजिएगा आप, डिसीज़ को हम कह रहे हैं आप नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम में मलेरिया ही उठा लीजिएगा, तो मलेरिया के बारे में चलिए समझते हैं, मलेरिया को दिमाग में रखते हुए। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड आर अप्लाई टू असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम्स। हमने पर्टिकुलर उस एरिया में जाके स्लाइड बांटी, लोगों को अवेयर किया, मच्छरों से बचना है, फिर भी उसके बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हमारा आउटकम ख़राब है। ठीक है। इफेक्टिवनेस, कितना हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव था, उसके बारे में। हेल्थ प्रोग्राम इन द पॉपुलेशन, हमारा हेल्थ प्रोग्राम कितना अच्छा था, ये भी एपिडेमियोलॉजी में पता चल जाता है। स्टडी यूजिंग द, या एक ये कहें कि ये सारी स्टडी एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही आती हैं। ठीक है। Studying using the epidemiological approach are also used for the converting research on the health problem and bring out the appropriate solution to tackle the problems। कहने का मतलब है कि रिसर्च करते रहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड और उनका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। इसका भी मेन मतलब एपिडेमियोलॉजी में ये काम भी होता है। अब टू कंप्लीट द क्लिनिकल पिक्चर ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इज द in the community help or in covering the gap and get a complete clinical picture of the disease। गैप मतलब कुछ अगर छूट जाता है तो हम फिर से रिसर्च करते रहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए अगर आज की डेट में कोरोना के बारे में जितनी जानकारी है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ हमसे मिस हो गई है, तो हम रेगुलर उसमें स्टडी करते रहेंगे और वो गैप पता चलेगा। कहते नहीं, बहुत दिन के बाद हमें पता चला है कि मलेरिया के लिए एक नए इस तरीके से अगर हम बचाव करें तो ये भी हो, ऐसा हम बच सकते हैं। तो वो जो गैप हैं उनको हम दूर करते रहते हैं रेगुलर स्टडी करते करते। ठीक है। Epidemiological method can help in understanding the clinical picture and prognosis and thus help in the modifying the treatment। क्लिनिकल पिक्चर मतलब लोग की दवाई दे रहे हैं, फिर भी उन पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। प्रोग्नोसिस मतलब कितनी जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो हम ट्रीटमेंट भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पता चला कि भाई क्लोरोक्विन दे रहे हैं, नहीं मिफाक्विन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। इस तरीके से हम रेगुलर रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है। ये चैप्टर मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिंड्रोम से शुरू करके बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी डेफिनेशन है इस पार्ट में, और कोशिश करना वो सारी डेफिनेशन मेरे बताने के पहले ही आप पढ़ डालें। और लास्ट का पोर्शन में ऑलरेडी इसमें करा चुका था, डिसीज़ की ये जो स्टडीज़ दी गई हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से, मैं ऑलरेडी ख़त्म करा चुका हूँ। मैं इसको यहाँ से नहीं पढ़ाऊँगा, आपको एक लाइन पढ़नी है। और अगर किसी को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो उसको उठा के गूगल ट्रांसलेशन में ले जाना। लैपटॉप में जैसे आप गूगल ट्रांसलेशन करेंगे, एक तरफ स्लाइड खोलना, पूरा कॉपी करना, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देना गूगल ट्रांसलेशन में। इंग्लिश साइड में, हिंदी में पूरी आ जाएगी, तो आप एक साइड पूरा पढ़ सकते हैं। मैं हालांकि इसको ख़त्म करा चुका हूँ। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस से चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ठीक। इसके पहले ये वाली चीज़ें बची हैं, टाइप फ्लक्चुएशन और ये क्लिनिकल चेन, यहाँ की डेफिनेशंस आई हैं, ये सब डेफिनेशंस आती हैं, ये सब डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी आपको। ये तो ऑलरेडी हो चुका है एक तरीके से, टायर्ड वगैरह, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़, फोमाइट्स वगैरह, ये सब कुछ डेफिनेशन आ चुकी है। वेक्टर की डेफिनेशन आई थी। ठीक है। रिजर्वायर क्या होते हैं, कैरियर्स क्या होते हैं, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक। नेक्स्ट पे। ओके एवरीवन, अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। Thank you.